हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने प्लेटफॉर्म अमर ज्योति प्राइम पे। और आज की इस क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जहां से रेगुलर हमारे पास क्वेश्चंस बनते आ रहे हैं। किसी भी एग्जाम को आप देख लीजिए, चाहे वो कोई भी जेई एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी जेई हो, चाहे वो एमपीपीजीसीएल हो, या वो किसी भी अदर स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एग्जाम हो, आपको इस टॉपिक से जनरली क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, इस टॉपिक में, इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम प्रॉपर तरीके से लॉसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मर के जितने भी पॉसिबिलिटी होते हैं क्वेश्चंस के, उन सभी को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम को डिले किए बिना क्लास को स्टार्ट करते हैं। सब कोई प्रॉपर तरीके से देखिएगा। क्वेश्चंस का लेवल ऑलमोस्ट जेई और ए एग्जाम से के रिलेटेड है। इसको मैं गेट एग्जाम के लिए टच नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर का कोई भी एग्जाम आप देंगे, उतना आपके पास यहाँ से कवर हो जाएगा। तो जो पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का आपके पास, वो ये है, द ओपन सर्किट टेस्ट इन ट्रांसफॉर्मर गिव। हमारे पास दो प्रकार के टेस्ट होते हैं, है ना। मेनली दो प्रकार के टेस्ट होते हैं। एक होता है ओपन सर्किट टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं ओसी टेस्ट या फिर नो लोड टेस्ट, और दूसरा हमारे पास होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ओके, तो ओपन सर्किट टेस्ट से हमें पर्टिकुलर जो लॉस मिलता है, दैट इज आयरन लॉस। हमारे पास कितना आयरन लॉस हो रहा है हमारे ट्रांसफॉर्मर में, उस टेस्ट से हमको पता चल जाता है। सिमिलरली हमारे पास जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है, उससे हमको हमारे ट्रांसफॉर्मर में कितना कॉपर लॉसेस हो रहा है वो पता चलता है। तो आई थिंक इसका आंसर को पता चल गया होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है ना। हमारे ट्रांसफॉर्मर में जो हम लोग ओपसी टेस्ट परफॉर्म करते हैं, उससे हमें कौन सी इंफॉर्मेशन पता चलती है, दैट इज आयरन लॉसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फुल लोड कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर आर 6400 एंड 5000 वॉट। मतलब आपका पीसीयू, पीसीयू मतलब क्या होता है, कॉपर लॉस, वो कितना है, 6400 वॉट। ठीक है ना। और आपके पास यहाँ पे आरएल लॉसेस भी दिया है, पीआई कितना दिया है आपके पास, दैट इज इक्वल टू 5000। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया है, बोला गया है द कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस एट हाफ लोड। मतलब कि लोड, फुल लोड में आपको लॉसेस दिए हुई हैं, हाफ लोड में लॉसेस कितना होगा। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि हमारे ट्रांसफॉर्मर में, ठीक है ना, आयरन लॉस, चाहे फुल लोड की बात करें, चाहे हाफ लोड की बात करें, चाहे कितने भी लोड की बात करें, हमारा आयरन लॉस कभी भी चेंज नहीं होता है। वो हमेशा लोड से इंडिपेंडेंट है कि लोड कितना है, तो उसमें वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि आयरन लॉस हमारा कांस्टेंट होता है। तो अगर हमारा आयरन लॉस 5000 वॉट है फुल लोड पे, तो हाफ लोड पे कितना होगा, ये आपका हाफ लोड पे कितना होगा, ये अभी भी कितना होगा आपके पास, 5000 वॉट होगा। रही बात कॉपर लॉस की, तो कॉपर लॉस में कैसे निकालोगे हाफ लोड पे, तो इसका जो सिंपल सा फॉर्मूला सभी को पता होगा, वो क्या करते हैं, 1/2 हाफ लोड के निकालना है, तो 1/2 का स्क्वायर इंटू फुल लोड कॉपर लॉस कितना, 6400। तो आप यहाँ पे इसको करके निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, 1/4 इंटू 6400। तो 16 चौको 64, मतलब 1600। चेक कर लीजिए, 1600 एंड 5000 वॉट विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका, दैट विल बी डी। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो ऐसे आपको इस प्रकार के क्वेश्चन से आपको ये समझ में आया कि अगर हमको कोई भी क्वेश्चन है, अगर हमको ये बोला गया है कि फुल लोड में हमारे आयरन लॉस कितने हैं, कॉपर लॉस कितने हैं, तो हम लोग यहाँ पे हाफ लोड बता सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कुछ लाइट बंद करना पड़ेगा। चलिए कुछ लाइट ऑफ कर देते हैं। चलो, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास, हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं, द इफिशियंसी ऑफ ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मर इज मैक्सिमम। हमारे पास जो ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मर है, उसकी इफिशियंसी कब ज्यादा होती है, जब हमारे पास फुल लोड कॉपर लॉसेस आर इक्वल टू द आयरन लॉसेस। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है ना। हमारे ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मर में, ऑर्डिनरी मतलब कि पावर ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मर में हमारे पास मैक्सिमम इफिशियंसी की जो कंडीशन है वो यही है, फुल लोड कॉपर लॉस शुड बी इक्वल टू आयरन लॉसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रांसफॉर्मर बुशिंग फेलियर अकर्स ड्यू टू। बुशिंग होता है क्या है, आप समझिए कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है, हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मर का मेन टैंक है, जहां पे हमारे पास ट्रांसफॉर्मर रखा हुआ है ना। यहाँ पे प्राइमरी होगी, यहाँ पे सेकेंडरी होगी। हमको इन वायर्स को बाहर लेके जाना है, ठीक है ना। तो इससे यहाँ से बाहर लेके जाएंगे, तो जिस मीडियम पे थ्रू लेके जाते हैं उसको हम बोलते हैं बुशिंग। ठीक है ना। तो बुशिंग में जो फेलियर आएंगे वो किसकी वजह से आ सकते हैं, पहला होता है, यहाँ पे बोला गया है, ट्रांसफॉर्मर वाइब्रेशन, डाइलेक्ट्रिक लॉस एंड पार्शियल डिस्चार्ज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, याद रखिएगा,
कि जो बुशिंग में जो डिफेक्ट आएगा, जो फेलियर आएगा, उसका सबसे मेन रीजन मान जाता है आपका ट्रांसफॉर्मर वाइब्रेशन। ट्रांसफॉर्मर में जो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन फिनोमेना से जो वाइब्रेशन आएंगे उसकी वजह से बुशिंग में फेलियर आ सकता है। दूसरा, डाइलेक्ट्रिक लॉस से भी आपका बुशिंग में फेलियर आ सकता है। और तीसरा आपका पार्सली डिस्चार्ज, मतलब अगर वहां पे कुछ डिस्चार्ज हो रहा है पार्सली, आधा कुछ, तो उसको हम बोल देंगे कि हमारा बुशिंग वहां पे फेलियर होने के चांसेस होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी सी, है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान में हमेशा रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर आर रेटेड इन केवीए इंस्टीड ऑफ किलोवाट बिकॉज हम अपने ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग को केवीए में रखते हैं इंस्टीड ऑफ किलोवाट। किलोवाट में नहीं रखते, केवीए में रखते हैं। रीजन क्या है? तो याद रखिएगा, किसी भी चीज की जो रेटिंग होती है वो हमेशा डिपेंड होती है उसमें कितना लॉसेज है। मैं ट्रांसफॉर्मर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर एक चीज की बात कर रहा हूं। आप अपनी प्रिपरेशन को भी देख लीजिए कि आपकी रेटिंग कितनी है, वो डिपेंड करता है आपके लॉसेस के ऊपर। आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, आपको चीज समझ में आ रही है, अचानक से आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है ना, तो वो आपका क्या है, लॉसेस आना शुरू हो गए। जैसे लॉसेस आना शुरू हो गए तो मान लीजिए कि आपकी 4 घंटे की कैपेसिटी है पढ़ने की, मतलब 4 घंटे बाद आपको उठना पड़ जाता है, ठीक है ना। वैसे ही ट्रांसफॉर्मर की हम लोग रेटिंग करते हैं उसके लॉसेस के बेस पे। तो हमारे ट्रांसफॉर्मर में 2 प्रकार के लॉसेस होते हैं, मेनली 2 लॉसेस होते हैं, आयरन लॉस, कॉपर लॉस। आयरन लॉस डिपेंड करता है वोल्टेज के ऊपर, कॉपर लॉस डिपेंड करता है करंट के ऊपर, मतलब वोल्ट एम्पियर। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है उसकी रेटिंग केवीए की होती है, वोल्ट एम्पियर में क्यों होती है? क्योंकि इसके लॉसेस भी वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करते हैं, है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा टोटल ट्रांसफॉर्मर लॉस डिपेंड्स ऑन वोल्ट एम्पियर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी एक बार आप बाकी ऑप्शन पढ़ लीजिए। लोड पावर फैक्टर, ये नहीं होगा। केवीए फिक्स्ड वेयर एज किलोवाट डिपेंड्स अपॉन द लोड, ये भी नहीं होगा। नन ऑफ द ये भी नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर माना जाएगा बी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपको हमेशा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what will be the effect on hysteresis loss of a transformer if the iron core is replaced with an air core? बढ़िया क्वेश्चन है। हमारे पास ट्रांसफॉर्मर में, हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मर है, यहाँ पे हम लोग एक कोर यूज करते हैं, राइट। ये आपका कोर हो गया, है ना। यहाँ पे आपके पास प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। ये आपका यहाँ पे सोर्स कनेक्टेड है, यहाँ पे आपके पास लोड कनेक्ट होता है, ठीक है। अब बोला गया है कि हम लोग अगर इस ट्रांसफॉर्मर में, ये हमारे पास क्या है, कोर, ठीक है, अगर मैं इस कोर को हटा दूं और किससे बना दूं मैं इस कोर को, इसको बना दूं मैं एयर कोर का, तब मेरे पास हिस्टेरेसिस मतलब पीएच लॉस क्या होगा, पीएच क्या होगा। आप ध्यान रखना कि ये जो पीएच हिस्टेरेसिस लॉस है ये मेनली किसकी वजह से होता है, आपका बीएच कर्व की वजह से होता है। तो अगर आपको पता हो कि एयर कोर के केस में जो हमारा जो बीएच कर्व होता है वो कैसा होता है, लीनियर होता है। मतलब अगर लीनियर है तो हमारा जो हिस्टेरेसिस लॉस होगा क्या हो जाएगा, अचानक से जीरो हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इट विल रिड्यूस टू जीरो। अगर आप अपने ट्रांसफॉर्मर में कोर को हटा के एयर कोर लगाते हो तो आपका जो लॉसेज है, पर्टिकुलर कौन सा लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस, वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि आपका जो कर्व होता है एयर कोर के लिए वो लीनियर होता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे सिलिकॉन स्टील होता है तो वो आपको जो चिड़िया टाइप का शेप मिलता है ना, उस टाइप का कर्व वहां पे देखने को मिलता है। विच पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम हीटिंग? देखो, ट्रांसफॉर्मर में जो हीटिंग होती है जनरली लॉसेस की वजह से होती है। 2 प्रकार के लॉसेस हैं, आयरन लॉस, कॉपर लॉस। आयरन लॉस डिपेंड करता है वोल्टेज, उससे हीटिंग नहीं होगी। हमारे पास जो कॉपर लॉस है वो होता है करंट की वजह से, और उसका फॉर्मूला भी होता है आई स्क्वायर आर। और आई स्क्वायर आर जो भी लॉसेस होते हैं वो हमेशा किसके फॉर्म में होते हैं, हीटिंग के फॉर्म में होते हैं, राइट। तो हमको समझ में आया कि भाई कि ये आई करंट कहाँ पे फ्लो होती है, वाइंडिंग में। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए यहाँ पे कि हमारे ट्रांसफॉर्मर में मैक्सिमम हीटिंग कहाँ पे देखने को मिलती है, वाइंडिंग में। क्लियर है चीज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर द वाइंडिंग दैट इज प्लेस्ड एडजस्ट इनटू द कोर इज। हमारे कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में, ये हमारे पास कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर है, हम लोग यहाँ पे ये कोर है ना, यहाँ पे हम लोग पहले क्या लगाते हैं, इंसुलेशन लगाते हैं। ये हमारे पास इंसुलेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी कोई एक वाइंडिंग लगाते हैं, है ना। तो जब हम लोग यहाँ पे वाइंडिंग लगाएंगे तो कौन सी वाइंडिंग लगाएंगे यहाँ पे पहले, फिर इंसुलेशन लगे, फिर कोई दूसरी वाइंडिंग लगाएंगे, है ना। तो हम लोग सबसे पहले कोर के पास में, ये हमारा कोर है और ये हमारे पास वाइंडिंग है,
तो आपको बताना है कि हम कौन सी वाइंडिंग लगाते हैं यहाँ पे। तो ये हमेशा हमारी होती है लो वोल्टेज वाइंडिंग। उसके पीछे का रीजन हमारे पास क्या होता है, उसके पीछे का जो मेन रीजन है लो वोल्टेज वाइंडिंग, जिससे हमको 3 एडवांटेज मिलेंगे। पहली चीज तो ये, अगर आपने यहाँ पे लो वोल्टेज वाइंडिंग रखा है तो उससे इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी। तो पहला काम तो हो गया कि भाई यहाँ पे जो इंसुलेशन आप लगा रहे हो ना, तो इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट कम होगी, जिससे आपका कॉपर लॉस क्या हो जाएगा, आपका मतलब जो आपका इंसुलेशन का जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। ठीक है ना, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज ये कि अगर आप लो वोल्टेज को यहाँ पे रख रहे हो तो हाई वोल्टेज आपको बाहर रखना पड़ेगा, राइट। तो अगर आप हाई वोल्टेज आप यहाँ पे बाहर रख रहे हो तो आप जो टैपिंग लगाते हो ना ट्रांसफॉर्मर्स में, वो हमेशा हाई वोल्टेज पे लगाते हो। तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग अगर बाहर है तो उसमें टैपिंग लगाने में ईजी होगा। तो ये एक एडवांटेज है। तो हमारा आंसर क्या हो कि हम कौन सी वाइंडिंग को कोर के पास लगाते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, दैट विल बी लो वोल्टेज वाइंडिंग। ठीक है ना, हम लो वोल्टेज वाइंडिंग को कोर के पास में लगाते हैं इन अ कोर टाइप कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज 1600 वॉट, एट हाफ लोड द कॉपर लॉस विल बी। थोड़ी देर पहले मैंने ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया था, आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए। क्या हो जाएगा, 1/2 हाफ लोड की निकाला तो 1/2 का स्क्वायर इंटू फुल लोड कॉपर लॉस कितना 1600, कितना हो जाएगा 1/4 गुणा 1600, कितना हो जाएगा 400। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रांसफॉर्मर हैविंग 800 वॉट आयरन लॉस, कितना आपका आयरन लॉस है, हैज इट मैक्सिमम इफिशियंसी एट फुल लोड। ओके, मतलब आपको पीआई दिया हुआ कितना, दैट इज इक्वल्स टू 800, और मैक्सिमम इफिशियंसी एट फुल लोड, द कॉपर लॉस एट हाफ लोड विल बी। आपको पता है मैक्सिमम इफिशियंसी के केस में, मैक्सिमम इफिशियंसी के केस में आपके पास यहाँ पे क्या होता है, आपके पास फुल लोड कॉपर लॉस आपका किसके बराबर, पीआई के बराबर होता है। तो अगर पीआई आपका 800 तो आपका फुल लोड कॉपर लॉस कितना होगा 800, इतना तो क्लियर हो गया। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एट हाफ लोड कितना होगा, तो आपको फुल लोड कॉपर लॉस पता चल गया, हाफ लोड कितना होगा, तो 1/2 का स्क्वायर इंटू फुल लोड कॉपर लॉस 800। तो 1/4 गुणा 800 कितना आ जाएगा 200। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, है ना। ऐसे बहुत क्वेश्चन घुमा फिरा के एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग प्रिपेयर रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इफिस द फ्रीक्वेंसी ऑफ इम्प्रेस्ड वोल्टेज ऑफ एन ट्रांसफॉर्मर इज इंक्रीज्ड कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, इट्स कोर लॉस विल बी। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि आपके पास जो ट्रांसफॉर्मर है ना, ये आपके पास यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर है, यस और नो, यस। यहाँ पे आप देते हैं सप्लाई, यहाँ पे आप देते हैं सप्लाई, सप्लाई में आप कुछ वोल्टेज देंगे। मान लो आपके पास यहाँ पे सप्लाई है, सप्लाई में दो पैरामीटर हमारे पास होते हैं, एक होता है वोल्टेज कॉमा फ्रीक्वेंसी। तो आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। तो आपने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया, बट आपने ध्यान दिया कि आपका वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, कांस्टेंट। मतलब वोल्टेज आपके पास यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। तो आपके पास यहाँ पे आपके पास कोर लॉस क्या होगा। कोर लॉस को अगर हम बात करें, दो प्रकार के कोर लॉस डिवाइड होते हैं, एक होता है पीएच, एक होता है हमारे पास यहाँ पे पीई, मतलब हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, नो चेंजेस, डिपेंड्स अपॉन द डिजाइन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। एक बार हम इसको प्रॉपर समझते हैं। देखो, अगर आप ध्यान देखो, वोल्टेज को कांस्टेंट रखा गया है, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया गया है, दैट मींस हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारा V/F का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है क्या, दैट इज नॉट कांस्टेंट। अगर V/F का रेशियो कांस्टेंट नहीं है, आप देख सकते हो कि वोल्टेज को कांस्टेंट रखा, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं, तो V/F आपका यहाँ पे क्या हो गया, चेंज हो गया, वो कांस्टेंट यहाँ पे नहीं है। जब कांस्टेंट मतलब आपका BM भी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। ठीक है ना, जो B मैक्स होता है वो भी आपका कांस्टेंट नहीं है। अब आप देखोगे तो आपका जो PH होता है, हिस्टेरिसिस लॉस होता है, वो आपके पास क्या होता है, दैट इज इक्वल टू, आपके पास होता है B इज प्रोपोर्शनल होता है किसके, BM की पावर 1.6 इंटू F, है ना, ये होता है। और दूसरा आपका होता है PE, दैट इज इक्वल टू, दैट इज प्रोपोर्शनल टू BM स्क्वायर F स्क्वायर। ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देख सकते हो
कि जो एडी करंट लॉस है, अगर यहाँ पे V बाय एफ पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर एफ स्क्वायर एफ स्क्वायर, तो एफ से एफ कैंसिल हो गया, है ना। मतलब आपका जो पीई है, एक तरीके से बात करें तो V बाय एफ रेशियो जब कांस्टेंट नहीं होगा तो वो आपका किसके ऊपर डिपेंड नहीं है, फ्रीक्वेंसी को डिपेंड नहीं है। मतलब आपका जो पीई है वो आपका फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड यहाँ पे नहीं है। मतलब ये जो पीई है वो तो कांस्टेंट रहेगा, ये आपके पास यहाँ पे क्या रहेगा, कांस्टेंट, इसमें चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बट अगर हम बात करें पीएच के बारे में तो ये क्या हो जाएगा, V की पावर 1.6 अपॉन F की पावर 1.6 इंटू एफ, तो ये ऊपर जाए क्या हो जाएगा आपके पास ये 0.6। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर आप लोग फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हो तो आपका जो कोर लॉस है वो डिक्रीज होगा, राइट। तो आपके पास यहाँ पे जो कोर लॉस होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि पीई है वो तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ये आपका डिक्रीज होगा, तो ओवर लॉस हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज होगा, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। जनरली द नो लोड लॉसेस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल मशीन इज रिप्रेजेंटेड इन इट्स इक्विवेलेंट सर्किट बाय, हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मर में नो लोड पे जो हमारे पास लॉसेस होंगे उसको हम किससे इंडिकेट करते हैं। तो याद होगा आपको, हमारा जो नो लोड सर्किट होता है वो ऐसा कुछ होता है, कैसा, आपके पास नो लोड ब्रांच एक होता है आरसी, एक होता है आपका जेएक्सएम, आरसी और जेएक्सएम। इसमें तो कभी भी लॉसेस आपके नहीं होंगे, इसमें लॉसेस नहीं होंगे, तो लॉसेस कहाँ पे होते हैं, आरसी में होते हैं, ठीक है ना। तो अब ये आरसी हमने लॉसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया है, कोर लॉसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया, इसको हम इसको आरसी से रिप्रेजेंट करते हैं बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स कोर लॉस। अब मतलब हमने इसको पैरेलल तो कनेक्ट किया है। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो नो लोड करंट होती है वो मिनिमम होती है, सोनू, ये आपकी क्या होती है, मिनिमम होती है। अगर ये आपकी मिनिमम होती तो आरसी की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी। तो आप क्या बोलोगे, हम अपने इक्विवेलेंट सर्किट में कोर लॉस को, नो लोड कोर लॉस को रिप्रेजेंट करते हैं पैरेलल रेजिस्टेंस विद अ हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। द फ्रिक्शन लॉसेस इन रियल ट्रांसफॉर्मर आर, देखो फ्रिक्शन लॉस आपके ट्रांसफॉर्मर में होता ही नहीं है, फ्रिक्शन लॉस वहां पे होता है जहां पे क्या होता है, मोशन, है ना। हमारे पास पता है कि हमारी जो ये ट्रांसफॉर्मर है दैट इज अ स्टैटिक डिवाइस। ट्रांसफॉर्मर क्या हमारे पास यहाँ पे एक स्टैटिक डिवाइस है, मतलब इसमें कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं है ना, जिसकी वजह से हमारे ट्रांसफॉर्मर में जो फ्रिक्शनल लॉसेस वो क्या होगा, 0% होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। फिर से एक नया क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अब 4 केवीए पावर की रेटिंग दी हुई है ट्रांसफॉर्मर की, 400/200 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 0.02 पर यूनिट, ओके। मतलब आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है पर यूनिट में, रिएक्टेंस इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ कितना है, 0.02 पर यूनिट, रिएक्टेंस ऑफ 0.06 पर यूनिट, इट्स एक्चुअल रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस रिफर्ड टू हाई वोल्टेज साइड आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब आपको यहाँ पे इसका आंसर बताना है, तो आपको इसको हाई वोल्टेज साइड लेके जाना है, ठीक है ना। जब आप इसको हाई वोल्टेज साइड लेके जाओगे तो हाई वोल्टेज साइड का वोल्टेज क्या आपके पास 400, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको जो पर यूनिट सिस्टम में जो जेड बेस निकालना पड़ता है ना, तो जेड बेस आप निकाल सकते हो कि निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, वी स्क्वेयर अपॉन एस बेस, हाई वोल्टेज साइड का वोल्टेज कितना 400, तो आपका हो जाएगा कितना 400 का स्क्वायर अपॉन एस बेस कितना है 4K, मतलब 4000। तो कितना हो जाएगा आपका आंसर, इसको सॉल्व करने पे 4 चौको 16, 1600 डिवाइड बाय 4000, नहीं और ज्यादा होगा ना यार, ये 4 जीरो होंगे, हाँ। तो आप यहाँ से 3 जीरो कैंसिल कर दो, 3 जीरो कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा 40, है ना। कितना आ जाएगा पास यहाँ पे आंसर 40, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 40 ओम, तो ये आपका जेड बेस आ गया। अब आप क्या करो कि ये रेजिस्टेंस दिया है, ये आपका रिएक्टेंस दिया पर यूनिट फॉर्म में, राइट। तो आप सभी को एक चीज पता है, वो क्या पता है कि आपका जो पर यूनिट वैल्यू होता है वो क्या होता है, पर यूनिट वैल्यू इज इक्वल टू एक्चुअल अपॉन बेस, राइट। तो आपको क्वेश्चन में पर यूनिट वैल्यू दी हुई है, यस और नो, यस। बेस आप निकाल चुके हो तो आप एक्चुअली निकाल पाओगे, बस आपको इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है,
तो कर दो आप यहाँ पे। तो आपका रेजिस्टेंस एक्चुअल कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, पर यूनिट वैल्यू कितनी 0.02, 0.02 और बेस कितना आपके पास 40, तो 4 दूनी 8, 0.8 आ जाएगा ये, है ना, कितना आ जाएगा 0.8। और वैसे आप x एक्चुअल भी निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा, दैट विल इक्वल्स टू कितना आपके पास 0.06, 0.06। इसमें भी आप जेड बेस का मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 40, कितना हो जाएगा 6 चौको 24, तो आ जाएगा कितना 2.4। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या, दैट विल बी बी। ठीक है ना, बी ही होगा ना, हाँ बी ही होगा आई थिंक। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन ऑर्डर टू सेपरेट आयरन लॉस ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इनटू इट्स कंपोनेंट वी कीप। देखो आपके पास जो आयरन लॉसेस है ना, या फिर हम इसको बोलते हैं कोर लॉसेस, आयरन लॉस या फिर कोर लॉसेस, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका पीएच जिसको बोलते हैं हिस्टेरेसिस लॉस, और एक होता है आपका पीई मतलब एडी करंट लॉस। ये दोनों लॉसेस अगर मुझे बोला गया है कि 100 वॉट है ना, मेरे पास टोटल जो लॉस है वो कितना है 100 वॉट है, और मुझे बताना हो कि 100 वॉट में पीएच कितना है और ये पीई कितना है, वो मैं तभी पता कर सकता हूँ जब मेरा बीएम क्या हो, कांस्टेंट हो। क्या हो, बीएम यहाँ पे क्या हो, कांस्टेंट हो। और बीएम कांस्टेंट रखने की जो सबसे अच्छी कंडीशन होती है हमारे पास, वो होता है वी बाय एफ का रेशियो। मतलब आपका वी बाय एफ का रेशियो जब तक कांस्टेंट नहीं होगा तब तक आप लोग ये नहीं बता पाओगे आयरन लॉसेस में से कि कौन सा लॉस आपका कितना एडी करंट लॉस है और कितना आपका हिस्टेरेसिस लॉस है, राइट। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का कि आपका रेशियो वी बाय एफ यहाँ पे होना चाहिए कांस्टेंट, तभी आप ये बता पाओगे कि आपके आयरन लॉसेस में कितना आपका एडी करंट लॉस है और कितना आपके पास हिस्टेरेसिस लॉस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वोल्टेज अप्लाइड टू द ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी इज इंक्रीज्ड बाय, एक बार देखना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, if the voltage applied to a transformer primary is increased by keeping the V by F ratio fixed, then the magnetizing current and the core loss will respectively। ओके ओके, बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। मतलब कि आपको ये बोला गया है कि आप अपने ट्रांसफॉर्मर में, ये आपके पास ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है ना, ये आपके पास ट्रांसफॉर्मर है, यहाँ पे आप देते हैं सप्लाई। सप्लाई में दो चीजें होती हैं, एक है वोल्टेज, एक है आपका फ्रीक्वेंसी। बोला गया कि आपने वोल्टेज को इंक्रीज किया है, राइट, वोल्टेज को इंक्रीज किया है बाय कीपिंग V बाय एफ रेशियो कांस्टेंट, मतलब V बाय एफ को आपने कांस्टेंट रखा है, तो आपने वोल्टेज को बढ़ाया ना, इसका ये मतलब है कि आपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, तभी तो दोनों रेशियो कांस्टेंट रहेंगे ना। इससे हमको समझना है कि भाई आपने वोल्टेज को बढ़ाया है और आपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया है, और ऐसे बढ़ाया है कि जो V बाय एफ का जो रेशियो है दैट इज कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट है तो आपका बीएम कांस्टेंट है, तो अगर आपका बीएम कांस्टेंट है तो आप ये बोल सकते हो कि भाई जो मैग्नेटाइजेशन करंट होगी ना वो क्या होगी, रिक्वायर्ड जो है मैग्नेटाइजेशन करंट जो रिक्वायर्ड है वो आपकी सेम रहेगी, उसमें कोई चेंजेस आएंगे क्या, नहीं, क्योंकि आपका बीएम कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटाइजेशन करंट है वो रिमेन्स द सेम होगा, तो रिमेन द सेम, रिमेन द सेम, सी और डी में आपका कोई आंसर हो सकता है। तो अब हमको कोर लॉसेस के बारे में देखना होगा, है ना। तो कोर लॉसेस में देखें कि अगर हमारा V बाय एफ का रेशियो कांस्टेंट है तो हमारा जो पी सी होगा वो क्या होता है, ए बी प्लस ए एफ प्लस बी एफ स्क्वायर, राइट, ये हमारे पास फॉर्मूला होगा। अगर ये फॉर्मूला, तो अगर फ्रीक्वेंसी हमारी बढ़ रही है, राइट, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है दैट मीन्स हमारा पीसी भी बढ़ेगा, दैट मीन्स हमारा कोर लॉस भी इंक्रीज होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। डी कैसे किया मैंने, क्योंकि आपका जो मैग्नेटाइजेशन करंट है वो तो सेम रहेगा बट आपका कोर लॉस वहां पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे मैंने पूरा पर बता के रखा भाई, देख लो आप लोग प्रॉपर तरीके से। ये आपका एडी करंट लॉस है, ये आपका हिस्टेरेसिस लॉस है, ये जो पीई है वो किसके प्रोपोर्शनल है, बीएम स्क्वायर एफ स्क्वायर। तो अगर बीएम कांस्टेंट है तो पी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। और अगर यहाँ पे बात करें पीएच के बारे में तो पीएच हमारा किसके प्रोपोर्शनल है,
Pm की पावर 1.6 इंटू एफ। तो अगर ये कांस्टेंट है तो पीएच हमारा किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एफ। तो हमारा पीसी कितना हो जाएगा, मतलब जो टोटल कॉपर लॉस है वो अगर हम प्रोपोर्शनल हटाएं तो इक्वल आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, तो हो जाएगा ए एफ प्लस बी एफ स्क्वायर, है ना, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। कहां पे, यहां पे, ये है ना, कि जो पीसी है ए एफ प्लस बी एफ स्क्वायर के बराबर। ठीक है ना, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखेंगे सभी लोग प्रॉपर तरीके से। इफ P1 and P2 with the iron and copper loss of a transformer at full load, ओके, फुल लोड पे आपके ये कॉपर लॉसेस है, मतलब आयरन और कॉपर लॉसेस है। Pi आपका क्या है, P1 आपका आयरन लॉस है, ठीक है, और P2 आपके, मतलब जो P2 है वो आपका कॉपर लॉस है, ठीक है। द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज एट 75% ऑफ फुल लोड, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ P1 एंड P2। तो क्वेश्चन में यहाँ पे एक चीज बड़े अच्छे से क्लियर दिया हुआ है कि आपका जो है इफिशियंसी, पावर एट मैक्सिमम इफिशियंसी, है ना, वो कितना है, 75% ऑफ फुल लोड, इफ पावर ऑफ फुल लोड, ठीक है ना, एक चीज ये दी गई है। और आपको ये पता है कि हमारा P एट इफिशियंसी एट P मैक्स, मतलब P मैक्स की जो आपका कंडीशन होता है वो क्या होता है, आपका P फुल लोड इनटू अंडर रूट ऑफ आयरन लॉस अपॉन कॉपर लॉस, P1 अपॉन P2। तो अगर आप इसको इक्वल करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 75, है ना, अपॉन में 100 परसेंटेज है, इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ P1 प्लस P2। तो ये हो जाएगा कितना आपका 3/4। तो जब अंडर रूट हटाओगे तो कितना हो जाएगा, 9/16, है ना, 9/16। कौन सा ऑप्शन होगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं ना, 9/16 तो होगा ना, 3/4 सही है ये, हाँ 9/16, ए ऑप्शन, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ ट्रांसफॉर्मर द एंगल बिटवीन मैग्नेटाइजेशन फ्लक्स एंड सप्लाई वोल्टेज इज। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया। आप लोग जब हम लोग क्या पढ़ते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट, मैंने कल भी एक क्वेश्चन शायद सॉल्व कराया था, आज फिर से क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ। देखो, ये आप सप्लाई वोल्टेज देते हो V, यहाँ पे आपका आता है क्या, IM करंट, मैग्नेटाइजेशन करंट, बिकॉज ऑफ इंडक्टिव नेचर, जो कि आपका 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और उसी के सेम फेज में आता है आपका फाइव एम। तो अब आप बता सकते हो ना कि सप्लाई वोल्टेज और फ्लक्स के बीच में जो आपका एंगल है, मतलब मैग्नेटाइजेशन फ्लक्स मतलब फाइव एम, सप्लाई वोल्टेज मतलब V1 के बीच में जो एंगल होगा दैट विल बी 90 डिग्री, और V1 आपका लीड करेगा। तो क्या होगा आपके पास आंसर, मैग्नेटिक फ्लक्स लीड द सप्लाई वोल्टेज बाय 90 डिग्री। नहीं, हमारा वोल्टेज लीड कर रहा है, magnetic flux and supply will be in the same phase, no, supply voltage lag, तो सेम चीज हो गई, मैग्नेटाइजेशन फ्लक्स लैग द सप्लाई वोल्टेज बाय 90 डिग्री। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिंगल फेज 200 वोल्ट ट्रांसफॉर्मर, मतलब आपको ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग दी गई है, टेक्स 1 एम्पियर एट द लो टेंशन साइड, लो टेंशन साइड मतलब आपका ये लो टेंशन है LT, ऑन नो लोड एट पावर फैक्टर ऑफ 0.385, ये आपका पावर फैक्टर दिया गया। द आयरन लॉसेस आर, तो आपका आयरन लॉस कितना होगा यहाँ पे ये आपको बताना है। तो आपको ये पता है कि हमारा नो लोड के केस में, हमारे नो लोड के केस में, है ना, जो हमारा कॉपर लॉस होगा, मतलब आयरन लॉस जो हमारे पास होगा, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आरसी जो हमारा होता है ना, वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, आयरन लॉस को। तो हम क्या बोलेंगे, V इंटू
सी इंटू कॉस फाई नॉट। तो ये हमारा आयरन लॉस को रिप्रेजेंट करता है ना। तो लो टेंशन वोल्टेज कितना आपका 200, करंट कितना बताया गया 1 एम्पियर, और जो पावर फैक्टर कितना 0.385, मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आ जाएगा पास यहाँ पे 2×3=6, 66 के आसपास जो भी आंसर होगा 77 है ना। तो आपका बी आंसर यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मैंने अप्रोक्सीमेशन से बताया था, 77 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज हिस्टेरेसिस लॉस डिपेंड। अभी थोड़ी देर पहले मैंने हिस्टेरेसिस लॉस का फॉर्मूला भी बताया था, तो आप बता सकते हो कि आपका जो हिस्टेरेसिस लॉस है वो कौन कौन से पैरामीटर पे डिपेंड करता है। तो पहला बोला गया फ्लक्स डेंसिटी, बिल्कुल डिपेंड करता है ना, बीएम की पावर 1.6 जो बोलते थे अपन। फ्रीक्वेंसी भी डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। थिकनेस ऑफ लेमिनेशन पे आपका ये डिपेंड नहीं करता, वो तो आपका एडी करंट है वहां, इसलिए हम थिकनेस लगाते हैं वहां पे, लेमिनेशन लगाते हैं ना। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, और टाइम पे तो कोई भी लॉस डिपेंड नहीं करता। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड, दैट विल बी आंसर बी। बी विल बी द करेक्ट आंसर। लेमिनेटेड इंसुलेशन कोटेड विथ वर्निस आर नॉर्मली यूज्ड इन द ट्रांसफॉर्मर। मतलब हम लोग जो लेमिनेशन की जो लेमिनेशन मतलब पतली पतली सीट होती है ना, पतली पतली सीट है, उनके बीच में हम लोग इंसुलेशन लगाते हैं, किसका, वर्निस का, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, इंसुलेशन। कहाँ पे, यहाँ पे, ये हमारे पास इंसुलेशन यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये जो हम लोग इंसुलेशन लगाते हैं ना, वो क्यों लगाते हैं, क्योंकि अगर हमने इंसुलेशन नहीं लगाया तो ये दोनों जो लेमिनेशन आपस में जुड़ जाएंगे। अगर जुड़ गए तो मतलब उसका जो इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया है वो बढ़ गया, ये सुनो, इसका जो एरिया है वो बढ़ जाएगा। अगर इसका एरिया बढ़ गया है उससे रेजिस्टेंस क्या होगा मेरे पास, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो अगर एरिया बढ़ गया है तो रेजिस्टेंस कम होगा, और जब रेजिस्टेंस कम होगा तो उससे एडी करंट लॉस हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये सुनो, हमारी जो एडी करंट लॉस है वो क्या हो जाएगा, दैट विल गो ऑन इंक्रीजिंग। क्योंकि हम लोग लेमिनेशन क्यों लगा रहे थे, कि जिससे हमारा जो थिकनेस है वो कम रहे, जिससे हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाए। जब क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाए तो उससे हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ने से वो एडी करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा, तो एडी करंट हमारे पास कम रहेगी। तो अगर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अच्छा, हम लोग वर्निस क्यों लगाते हैं, जिससे हमारा एडी करंट लॉस कम रहे, ठीक है ना। हम लोग को क्या करना है, वर्निस लगा रहे हैं जिससे हमारा एडी करंट लॉस यहाँ पे कम रहे। तो आंसर क्या हो जाएगा, टू रिड्यूस एडी करंट लॉस। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने बताया कि अगर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन पूछा है कि लगाया तो क्या होगा, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर रेटेड फॉर 220 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज ऑपरेट एट नो लोड एट 220 वोल्ट 40 हर्ट्ज। ओके, ठीक है, मतलब पहले आपके पास ये ट्रांसफॉर्मर था, ये आपके पास ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है। आप इसको प्राइमरी साइड दे रहे थे कितना, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, इतने में ऑपरेट कर रहे थे। फिर आपने उसको ऑपरेट किया कितने में, 220 वोल्ट 40 हर्ट्ज में। तो इतने से आपको क्या समझ में आया, क्वेश्चन में डायरेक्टली कुछ भी नहीं बोला जा रहा, हमको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में हमको समझना पड़ेगा कि भाई वो क्लियरली बोलना चाह रहे हैं कि भाई आपके इस क्वेश्चन में V/F रेशियो कांस्टेंट है क्या, नहीं। हम लोग ये समझ चुके हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो V/F का रेशियो है दैट इज नॉट कांस्टेंट, क्योंकि 220/50 इज नॉट इक्वल टू 220/40। आगे पढ़ते हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन एट रेटेड वोल्टेज रिजल्ट्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि आपको बोला है कि आप फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर रहे हो, बट दोनों केस में आपका वोल्टेज तो कांस्टेंट था ना, ये 220 था, ये भी 220 था, तो वोल्टेज तो कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुई है, तो उससे क्या होगा। तो उससे हम यही बोल सकते हैं कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुई है तो आपका जो हिस्टेरेसिस लॉस है वो तो आपका इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन एडी करंट में आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका जो पीई है ना वो किसके प्रोपोर्शनल है, वी के प्रोपोर्शनल है, वी स्क्वायर के, है ना। तो इस केस में आप क्या बोलोगे, क्योंकि क्या होता है V² पर F² इंटू F²,
एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो पीई प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के स्क्वायर के, तो वोल्टेज तो चेंज हुआ नहीं, तो आपका जो एडी करंट लॉस है वो चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा आपका, सिर्फ और सिर्फ हिस्टेरेसिस लॉस। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, when are eddy current loss in a transformer reduced, हम अपने eddy current loss को कैसे reduce करेंगे ट्रांसफॉर्मर में। if lamination are thick, if the number of turn in the primary winding is reduced, if the number of turns in the secondary winding is reduced, if lamination are thin, जितने पतले लेमिनेशन होंगे, जितने पतले लेमिनेशन होंगे उतना कम हमारी करंट फ्लो होगी एडी कोर में। जब कोर कम में करंट कम फ्लो होगी तो हमारा एडी करंट लॉस वहां पे क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना, तो वो हमारा जो लॉस है एडी करंट लॉस वो थिकनेस पे डिपेंड करता है लेमिनेशन के, जितना कम थिकनेस होगा उतना अच्छा हमको देखने को मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज प्रिफर्ड फॉर ट्रांसफॉर्मर कोर ऑपरेटिंग इन माइक्रोवेव रेंज, मतलब आपकी जो फ्रीक्वेंसी है ना दैट इज नॉट इक्वल टू 50 हर्ट्ज हियर, यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज नहीं है। अब आप फ्रीक्वेंसी को यूज करना चाह रहे हो कितना, आप अपनी फ्रीक्वेंसी को रखना चाह रहे हो अबाउट मेगा या फिर गीगा हर्ट्ज में। अब इतनी ज्यादा अगर फ्रीक्वेंसी रखोगे तो आपका जो कोर लॉसेस वो ज्यादा हो जाएंगे, है ना। तो आपको एक ऐसा कोर लेना पड़ेगा जिससे आपका लॉसेस कम हो, ठीक है ना, हिस्टेरेसिस लॉस कम हो, और उसके लिए जो सबसे बेस्ट कोर होगा, हाई परमिबिलिटी कोर होगा, दैट इज फेराइट। तो आप याद रखना कि हमारा जो ये ट्रांसफॉर्मर होगा जो हाई मतलब माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी में जब ऑपरेट हो तो उस टाइम पे हम लोग सिलिकॉन स्टील को यूज नहीं करेंगे, हम लोग वहां पे प्रिफर करते हैं फेराइट को। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, फेराइट कोर्स आर रिक्वायर्ड फॉर माइक्रोवेव रेंज। द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर आर डिजाइन टू कीप आयरन लॉस मिनिमम, बिकॉज हमारे पास दो प्रकार के ट्रांसफॉर्मर होते हैं। एक होता है पावर ट्रांसफॉर्मर जो कि आप लोग कहाँ पे लगाते हो, ट्रांसमिशन वगैरह में। एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर जो आपके घर के आजू बाजू लगा हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, जो आपके घर के आसपास ट्रांसफॉर्मर लगा, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। उस ट्रांसफॉर्मर में हमारी पूरी कोशिश क्या होती बनाते टाइम कि आयरन लॉस कम। ऐसा क्यों, क्योंकि हमको पता है कि वो जो ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है ना, हम उसकी प्राइमरी पे हमेशा सप्लाई देंगे, ठीक है, और उसके सेकेंडरी पे जो लोड है वो डिपेंड करेगा कि आप अपने घर पे कितना लोड चला रहे हो, है ना। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि उसमें जो कॉपर लॉस है वो तो कभी ज्यादा कभी कम चेंज होता रहेगा, लेकिन एक लॉस है जो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, दैट इज योर आयरन लॉस। तो हम लोग जब उस ट्रांसफॉर्मर को बनाएंगे तो इस बात का ध्यान देंगे कि भाई उसमें आयरन लॉस क्या हो, मिनिमम हो। कॉपर लॉस तो कभी ज्यादा कभी कम होता रहेगा, कभी कॉपर लॉस जीरो भी हो सकता है, बट हमारा आयरन लॉस तो हमेशा होता रहेगा। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हमारा आयरन लॉस वहां पे मिनिमम रहे। तो क्या बोलोगे, इसका ऑप्शन क्या होगा, आयरन लॉस में डैमेज द इंसुलेशन, गलत बात। आयरन लॉस विल हीट अप द कॉइल, गलत बात। आयरन लॉस हीट के फॉर्म में नहीं होता, कॉपर लॉस हीट के फॉर्म में होता है। द प्राइमरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर इज एनर्जाइज्ड फॉर ऑल द 24 आवर्स। तो आपका जो प्राइमरी है ना वो हमेशा 24 घंटे के लिए ऑपरेट रहेगा, लेकिन आपका जो कॉपर लॉस है वो आपका 24 घंटे नहीं रहेगा, सेम नहीं रहेगा, बट आपका आयरन लॉस हमेशा सेम रहेगा, ठीक है ना। तो इस वजह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर को बनाते समय ये कोशिश करते हैं कि हमारा आयरन लॉस सबसे ज्यादा क्या हो, मिनिमम। क्लियर है चीज सभी को। चलिए, तो ये रहा आज के सेशन के बारे में, जहां पे मैंने आपको लॉसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मर के लगभग 30 के अप्रॉक्स क्वेश्चन सॉल्व कराए। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेंगे तो ये मान के चलिए कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे, कोई भी जेई और एक एग्जाम देते हैं, लॉसेस अगर एक क्वेश्चन आता है तो वो इन्हीं क्वेश्चंस में होगा। तो आप एक बार अच्छे से पहले थ्योरी को पढ़ लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए, फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, और एक टेस्ट मैं आपको साथ में डाल दूंगा 25-30 क्वेश्चन का, एक बार उसको भी अटेम्प्ट कर लीजिए। फिर इस टॉपिक को हमेशा में तकलीफ भूल जाइए, आपको इसमें कुछ और नहीं पढ़ना, जितना मैंने कराया वो मोर देन इनफ है, उतना ही करके आप एग्जाम में पढ़ के जाइए, आपका इजिली सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इस टॉपिक में आपको और एक्स्ट्रा मेहनत यहाँ पे नहीं करनी। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।